नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी। आज वो दिन आ गया जिसका मुझे सालों से इंतजार था। आज मेरी शादी थी और मेरी दोस्त मुझे छेड़ रहे थे। मैं शर्मा रही थी। अचानक मुझे मेरे होने वाले पति का कॉल आया और उसने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी है। मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, बस अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, हम एक होने वाले हैं। और कॉल कट गई। शाम के वक्त जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो वो अचानक मेरे कमरे में आ गया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता गया, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जैसे ही वो मेरे पास आया और मेरा हाथ थामना ही चाहा कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। राजू, राजू थोड़ा इंतजार कर लो, मैंने इसरार किया और तभी एक खटका सा आवाज गूंज गई। इससे मेरा दिल हलक में आ गया। मेरी जान सी निकल गई थी। मैंने राजू को दूर धकेला और दरवाजे को देखने लगी। और ये सब ऐसे शुरू हुआ जब मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई, जहां मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान के साथ पाला था। मैं अपनी मेहनत और खुशमिजाजी के लिए जानी जाती थी और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। मेरे सपने हमेशा सादे थे, एक छोटा सा घर, एक प्यार करने वाला पति और एक खुशहाल जिंदगी। मेरे माता पिता भी मेरे विवाह को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और चाहते थे कि मैं एक बेहतरीन इंसान से शादी करूं और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाऊं। मेरी आंखों में सपने तब सजे थे जब मैंने अमृता को शादी करते देखा। और एक रात जो मैंने देखा, उसके बाद से मैंने यही सोचा कि अगर पति अच्छा हो तो जिंदगी सोने पे सुहागा है। फिर एक दिन राजू नाम का शख्स मेरी जिंदगी में आया। राजू एक बड़े शहर का रहने वाला था और उसका खूबसूरत चेहरा और अच्छा अंदाज जल्दी ही मेरे पिता के दिल में जगह बना गया। वो दिखने में सफल, सभ्य और अच्छे स्वभाव का था और मेरे माता पिता को ये यकीन हो गया कि वही उनकी बेटी के लिए बेस्ट हो सकता है। राजू और मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। शादी में वर और वधू को देखकर मैंने फिर से अपने सपनों की दुनिया देख ली थी। मुझे राजू पहली नजर में ही भा गया था। वो बहुत खुशमिजाज लगता था और उसने मुझे बहुत कुछ खास महसूस करवाया था। मेरे माता पिता भी राजू से मिलने के बाद बहुत संतुष्ट हो गए थे और जल्द ही हमारी सगाई की बात पक्की हो गई। सगाई बहुत ही धूमधाम से हुई, जिसमें राजू ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि खुशियों के रंग कितने दिन तक कायम रहते हैं। राजू मेरे पास बैठा पसीने से लथपथ हो रहा था। मैं उसे अपने साथ मुंह धुलवाने ले गई, लेकिन राजू ने वहां अपनी मोहब्बत का ऐसा इजहार किया कि मैं खुश हो गई। राजू के इस मोहब्बत भरे बर्ताव से मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। राजू के बारे में कुछ बातें अजीब जरूर थीं, जैसे कि वो अक्सर फोन पर किसी से बात करता था और जब भी मैं उससे सवाल करती तो वो बात टाल देता था, या कभी उसे बहुत पसीना आता था और फिर जब वो मेरे कुछ करीब आता तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता। लेकिन प्यार के अंधे जज्बे में मैंने कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वक्त तेजी से बीतने लगा और राजू अक्सर जल्दी शादी करने की ख्वाहिश जताता था, लेकिन बड़ों को तो अपनी समझ से ही काम लेना होता है। कहीं न कहीं मुझे भी शादी की जल्दी थी। ये ख्वाहिश कहीं दिल में दबा था। मैं सोचती थी कि शादी सिर्फ प्यार करने का नाम है, क्योंकि एक दिन तन्हा लम्हों में मैंने एक नवविवाहित जोड़े को देखा था। अभी मैं जिंदगी के असल परिचित नहीं थी। मोबाइल की घंटी बजी। राजू का मैसेज था। कुछ अजीब से सवाल पूछ रहा था, जिसे पढ़कर मुझे शर्म आई और मैंने मोबाइल रख दिया। आज घर वालों ने मुझे मायों बिठा दिया था और मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि शादी तक मुझ ना घर से बाहर निकलना है, ना अपने ससुराल से मिलना है। अब ये पीला जोड़ा और ये कमरा। थोड़ी देर में फोन की घंटी बजी, जिससे मुझे परेशानी होने लगी। मैंने राजू को अंदर बुलाया कि वो चुपचाप कमरे में आ जाए। वो वैसे ही पसीनों में भीगा हुआ था और उसके कपड़े गीले हो रहे थे और उसने एक एक करके उतारने शुरू कर दिए। सुबह सूरज की किरण से मेरी आंख खुली। अंग अंग में दर्द हो रहा था। थोड़ा उठकर बैठी तो याद आया कि रात को राजू आया था,
लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सोच में थी कि अब क्या करूं। राजू फोन करके कुछ पूछे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। शाम में मेहंदी वाली आई और उसने मेरे हाथों में राजू का बहुत ही खूबसूरत नाम लिखा कि मैं चाहती थी कि ये कभी ना मिटे, लेकिन हाथों की लकीरें कुछ और ही बयां कर रही थीं। मेहंदी का रंग कुछ ज्यादा नहीं चढ़ा था। ये देखकर मम्मी भी चिंतित हो गई थीं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। तब कहीं जाकर वो इन फिक्रों से आजाद हुई। जल्द ही शादी का दिन आ पहुंचा। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैं दिन रात अपनी शादी की तैयारियों में लगी थी और अपने सपनों को हकीकत की ओर बढ़ते देख रही थी। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी कि मुझे राजू जैसा पति मिलने वाला है। शादी के दिन जब सब कुछ तैयार था और बस कुछ ही वक्त रह गया था, मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठकर तैयार हो रही थी। हर कोई मुझे राजू के नाम से छेड़ रहा था और मैं शर्म से लाल हो रही थी। कभी कोई सहेली कुछ पूछती, कभी कोई कुछ बताती, कोई मेरी मेहंदी में राजू का नाम ढूंढ रहा था। अचानक से मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन पर राजू था। अंजलि, मुझे तुमसे मिलना है, अभी। राजू की आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा परेशान कर गया। अभी? राजू, ये मुमकिन नहीं है। बस कुछ देर में हम हमेशा के लिए साथ होंगे, मैंने नरमी से कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजू ने कॉल काट दी। ये कुछ अजीब था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो सिर्फ मुझे देखने के लिए बेचैन था। लेकिन मुझे कुछ चिंता भी हो रही थी। आखिर राजू का रवैया ऐसा क्यों था? आखिर वो है कहाँ? क्या वो अभी तक तैयार नहीं हुआ? दिल कुछ अजीब हो रहा था। तभी मैंने कोई बहाना बनाकर अपनी सभी सहेलियों को कमरे से बाहर जाने को कहा। शोर शराबा जब खत्म हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया और अपने दिमाग में आ रहे सभी ख्यालों को झटक दिया। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर से अपने ख्यालों में खो गई और राजू के साथ जिंदगी के खूबसूरत लम्हों के सपने देखने लगी। शाम हो चुकी थी और अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजा हल्का सा खुला और एकदम से राजू प्रकट हो गया। वो अंजलि के हुस्न को देखकर मुस्कराया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि राजू उसे अभी देखने आ जाएगा। राजू, तुम यहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सका, राजू ने जवाब दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा, राजू, राजू थोड़ा इंतजार कर लो, हम एक होने वाले हैं अब तो। मैंने इसरार किया और तभी एक खटका सी आवाज गूंजी, जिससे मेरा दिल हलक में आ गया। मेरी जान सी निकल गई थी। मैंने राजू को दूर धकेला और दरवाजे को देखना शुरू कर दिया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। हम दोनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शायद हवा की वजह से हुआ होगा, फिक्र मत करो। लेकिन अंजलि के दिल में एक अजीब सा डर छा गया। उसे लगा जैसे कोई छिपकर उन दोनों को देख रहा है। राजू ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं भी आखिर कितना रोक सकती थी। मैं भी भावनाओं में बह गई और सब खत्म हो गया। राजू के जाने के बाद मैंने खुद को ठीक किया। तभी मेरी कुछ सहेलियां मुझे फेरों के लिए लेने आ गईं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आखिर ये तो मेरे और राजू की बीच की बात थी। मुहूर्त का वक्त हो चुका था और मैं मंडप में बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन राजू नहीं आया। धीरे धीरे मुहूर्त का वक्त निकलता चला जा रहा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। उसके घर वाले तो पहुंच चुके थे, बस उसी का पता नहीं था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बर्बाद हो चुकी हूं। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने खुद राजू को फोन किया, लेकिन अब तो वो फोन भी नहीं उठा रहा था। उसके घर वाले माफी मांग रहे थे। शादी का सबसे अच्छा मुहूर्त बीत चुका था।
उन लोगों ने साथ जुबान भी दी थी कि दोबारा कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शादी करेंगे। मुझ पर कई दाग लग चुके थे। एक तो बारात वापस चले जाने का दाग और दूसरा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता था इश्क खो देने का दाग। मैं कमरे में आकर बहुत रोई। आखिर राजू ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? रात बिस्तर पर लेटे लेटे यूं ही कट रही थी। लगभग रात के 3 बजे मुझे खिड़की में एक साया नजर आया और मैं चौंक कर उठ बैठी और फिर वो साया धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मेरी सांस फूल गई थी। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। एकदम वो साया इतने नजदीक आ गया कि वो मुझसे लिपट गया। लेकिन वो आहट, वो खुशबू मैं कैसे भूल सकती थी? राजू। हाँ, मैंने कहा, पीछे हटो मुझसे। आज मंडप में आए होते तो हम एक हो चुके होते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई। तुमने मेरे विश्वासघात किया। मुझे अधूरी सुहागन बना दिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों? तुम चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ राजू की सुहागन हो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजू, तुम बेवकूफ हो या मुझे समझते हो? यहां से चले जाओ, वरना मैं सबको जगा दूंगी। अरे जान, मैं न जाऊं तो? मैं भारी निगाहों से राजू को देख रही थी। मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ लम्हों बाद राजू ने एक ठंडी मुस्कान के साथ मुझे देखा और कहा, अंजलि, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो अपना फोन निकालकर मुझे एक वीडियो दिखाने लगा। जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में राजू और मेरी मुलाकात की रिकॉर्डिंग थी, जो अभी कुछ वक्त पहले ही हुई थी। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। राजू ने संजीदगी से कहा, ये सब मैंने किया है। तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, अंजलि, मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम समझती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके लहजे में एक ठंडक थी जो पहले कभी नहीं थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने डरे हुए स्वर में पूछा। राजू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जिस्म फरोशी के कारोबार में शामिल हूं और मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि तुम्हारी खूबसूरती को इस काम में इस्तेमाल कर सकूं। ये अल्फाज मेरे कानों में किसी बम धमाके से कम नहीं थे। मेरे दिल में जो प्यार था वो पल भर में टूट गया। ये झूठ है। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने हाँसी होकर कहा, यही सच है अंजलि। मोहब्बत और रिश्ते मेरे लिए कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ है और तुम मेरे लिए पैसे का एक जरिया हो। मैंने राजू की बातों को सुनकर खुद को बेबस महसूस किया। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे यूं लगा जैसे मेरी दुनिया पल भर में बिखर गई हो। मैं राजू से मोहब्बत करती थी। मैंने अपना पूरा भविष्य उसी के साथ गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन अब उसकी हकीकत एक खौफनाक ख्वाब में बदल चुकी थी। राजू की बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। राजू, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मेरी आवाज में हल्की कंपन थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी एक दृढ़ता झलक रही थी। जिंदगी कभी भी सपनों का महल नहीं होती, ये बात मुझे आज पता चली जब मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ। राजू ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ये दुनिया ऐसी ही है अंजलि। पैसा सब कुछ है और जो ताकत रखता है वही सफल होता है। मुझे तो वैसे भी अभी जीना है, बहुत कुछ करना है और जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर तुम समझती नहीं हो ये सब मेरे लिए कितना जरूरी है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मैं तुम्हारी ये वीडियो हर जगह फैला दूंगा और फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, कहीं भी नहीं। इसलिए मेरी बात मान लो, वरना अपनी इज्जत की नीलामी देखो। हाँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए एक आखिरी फैसला कर लिया था। मैं राजू के चंगुल में फंसने वाली नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की और अपने अंदर से हिम्मत जुटाई। राजू ने मुझे लिटा दिया था और अब वो खुद भी बहाव में बहकर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। बस मुझे इसी मौके का इंतजार था।
मैंने अचानक खुद को उसके शिकंजे से छुड़ाया और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। राजू ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज रफ्तार और हिम्मत के सामने वो बेबस था। वो कमरे से बाहर निकलकर सीधी अपने माता पिता के पास भाग गई। अंजलि की सांसें खुली हुई थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। माताजी, पिताजी। तब तक किसी ने मेरा मुंह दबोच लिया था और मेरी आवाज घुट चुकी थी, और वो मुझे उठाकर पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया और मुझे एक अंधेरे कमरे में बांध दिया। मुझे अंधेरे की वजह से कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब 2 घंटे बाद सूरज निकला तो मुझे कुछ कुछ दिखने लगा। वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे साथ यहाँ और भी लड़कियां कैद थीं, बेबस, मजबूर, अकेली। उनमें से एक लड़की नजर आई जो कुछ होश में थी। मैंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की। उसने जो बताया उस पर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके कहने के मुताबिक उसके ही नहीं, बल्कि यहाँ बैठी तमाम लड़कियों के अवैध संबंध थे राजू के साथ। लेकिन ऐसा क्यों? एक लड़की ने बताया कि उसे बहुत बुरी बीमारी है जो ऐसे ही संबंध बनाकर दूर की जा सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर बीमारी है तो ये मुझे भी तो लग सकती है, मैं खुद से कहने लगी। मेरे ये शब्द सुनकर एक लड़की जार-जार रोने लगी। रो रो कर उस बेचारी की हिचकी बंध गई थी। दूसरी लड़की ने बताया कि राजू दिन में कभी भी आकर हमें ले जाता है और हमारे साथ दरिंदों जैसा सलूक करता है। बहुत जल्द हम मरने वाले हैं। ये कहकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हुई। अगर राजू को बीमारी है और यूं ही ठीक हो सकती है, तब तो मैं भी मर जाऊंगी। अब मुझे बहुत कुछ सोचना समझना था। सुबह की रोशनी पूरी अपने जोरों पर थी। तब किसी ने आकर दरवाजा खोला और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो खाना लेकर आया था। सबको उसने खाना दिया और मुझे अपने साथ ले गया। वो एक पतली सी सीढ़ी पर घसीटते हुए ले जा रहा था और फिर एक कमरे में ले गया। वहां उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी मैंने उसके सिर पर गुलदान मारा और वो चकराकर जमीन पर ढेर हो गया। उसे गिरता देख मेरी आंखों से आंसू बहे। आखिर ये वही शख्स था जिसके साथ मैंने ख्वाबों का ताजमहल सजाया था। मेरे हाथों से ये सब कैसे हो गया? मैं वहीं खड़ी ये सब सोच रही थी। फिर मुझे याद आया कि नीचे भी कुछ लड़कियां खसी हुई हैं, उन्हें भी बचाना है, और यही सोचकर मैं वहां से भाग निकली। जल्दी से जाकर उन लड़कियों की रस्सियां खोलीं। अभी हम सब बाहर निकलने की ही कोशिश में थे कि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब परेशानी और मुसीबत में इंसान क्या ही कर सकता है। सब लड़कियों ने कोशिश की कि कैसे यहाँ से बाहर निकलकर हम अपने घर वालों तक पहुँचें, ताकि कम से कम हमारा अंतिम संस्कार हो सके। सब लड़कियों ने जैसे तैसे लकड़ियां ढूंढी और दरवाजे पर मारना शुरू किया। दरवाजा बेजान हो चुका था। फिर वो आसानी से टूट गया और मैं थके कदमों से अपने घर पहुंच गई। मैंने अपने माता पिता को सारी हकीकत बता दी। वो सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया। मैंने सब बात खुलकर बताई, राजू के बारे में, उसके अवैध काम के बारे में जिससे मेरी इज्जत चली गई, और अब ये बीमारी। मेरे पिता ने तुरंत पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने राजू की गैरकानूनी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश में यह सामने आया कि राजू एक अपराधी था जो जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल था और लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उन्हें इस घिनौने धंधे में धकेल देता था। अंजलि उसकी ताज़ा शिकार थी, लेकिन उसकी हिम्मत और सही वक्त पर किए गए कदम ने उसे इस घिनौने जाल से बचा लिया। और वह ये सब इसीलिए करता था क्योंकि वह एक भयानक बीमारी का शिकार था और यही सब करके वो खुद को जिंदा रख सकता था। राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर उसे कानून के कटघरे में लाया गया। अदालत में उसके खिलाफ केस चला और उसे कई संगीन अपराधों के लिए सख्त सजा सुनाई गई। राजू की बर्बादी का मंजर एक अत्यंत दुखद कहानी है। एड्स की बीमारी ने न सिर्फ उसकी शारीरिक सेहत को तबाह किया, बल्कि उसकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया।
जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, उसकी शारीरिक हालत खराब होती गई और वो और भी कमजोर होता गया। दोस्त और रिश्तेदार भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे, क्योंकि समाज में एड्स को बदनामी की नजर से देखा जाता है। राजू की बीमारी ने उसे तन्हाई, मायूसी और मानसिक दबाव में डाल दिया। उसके सपने और उम्मीदें जैसे टूटने लगीं। हर गुजरता दिन उसकी बर्बादी का एक नया पन्ना लिखता गया। उसके सगे माँ बाप तक उसके पास नहीं रहते थे, न उसे देखना पसंद करते थे, और अपनी सगी औलाद भी नहीं मान रहे थे। कुछ भी हो, थोड़ा गलत तो उसके साथ हुआ था और बहुत ज्यादा उसने खुद ही कर लिया। राजू की गिरफ्तारी और सजा के बाद मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने का फैसला किया। मेरा दिल टूटा हुआ था, लेकिन मेरी रूह में एक नई ताकत जाग उठी थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाऊंगी और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करूंगी। मैंने जल्द अपनी सेहत के बारे में डॉक्टर से सलाह ली और अपना इलाज करवाया। कई सालों तक मेरा इलाज हुआ, क्योंकि ये बीमारी अभी मेरे अंदर पनपी नहीं थी और मैं जल्द ही स्वस्थ हो गई। मैंने न जाने कितने तप किए ताकि मुझे कुछ हो और मैं ठीक हो गई। इस वाक्य ने मुझे मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। अपना एक छोटा कारोबार शुरू किया और शिक्षा के जरिए अन्य लड़कियों को उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता के बारे में जागरूक करने का बीड़ा उठाया। मैं ये जान चुकी थी कि सच्चा प्यार सिर्फ उसी शख्स से हो सकता है जो इज्जत और सच्चाई को अहमियत दे। कुछ सालों बाद मैंने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। मैंने अपनी कामयाबियों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, और एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो मुझे इज्जत और प्यार के साथ अपनाने के लिए तैयार था। उस शख्स का नाम अमित था, जो एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। मेरे और अमित के बीच जल्द ही प्यार परवान चढ़ने लगा। अमित ने मुझे वो इज्जत और प्यार दिया जिसकी मैं हमेशा से हकदार थी। हम दोनों की शादी एक खुशनुमा समारोह में हुई, और इस बार मेरा दिल सच में खुशियों से भरा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में न सिर्फ प्यार पाया, बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र शख्सियत के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। मैं अपने अनुभवों से सीख चुकी थी कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना हिम्मत और सब्र के साथ किया जाए तो वही मुश्किलें आपको मजबूत बना देती हैं। मेरी जिंदगी का अंत सुखद हुआ, और मेरी कहानी दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई कि प्यार और इज्जत के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी को खुद के लिए जिया और अपने अतीत से सीखते हुए आगे बढ़ी। मुझे अब कभी अपने अतीत की तकलीफें याद नहीं आती थीं। मैं सब भूल चुकी थी। लेकिन कभी कभी आपका अतीत खुद सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसी तरह एक रात मुझे राजू नजर आया और सारी यादें ताज़ा हो गईं। उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। एक अनजाना सा डर मुझे फिर से सताने लगा था। रात का सन्नाटा था और मेरे दिल में हजारों डर सिर उठा रहे थे। दिल के शोर को दबाने की कोशिश में खुद को समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। यह मेरा सपना था, मेरा यकीन, जिस पर सवालिया निशान लग गए थे। बारात मेरे घर आई थी। लोगों के चेहरों पर खुशियां थीं और हंसी ठिठोली का दौर चल रहा था। मंडप सज चुका था। मैं अपने सुहाग का इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं खास उसी के लिए सजी थी। मुहूर्त भी बहुत अच्छा था, बस नहीं था तो वो ही नहीं था। मेरे लिए ये दिन सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन कौन जानता था कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगा। और फिर वो नहीं आया, कभी नहीं आया, जिसका मुझे इंतजार था। बाराती वापस जा चुके थे, मेरे सपने टूट चुके थे, मेरी इज्जत पर लगा दाग मेरी रूह में उतर गया था। लोगों की निगाहें और उनके कहे हुए जुमले मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं बेहाल होकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, क्या कहूं। मेरी जिंदगी जैसे एक सवाल बन चुकी थी। वक्त गुजर गया, लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का एक काला हिस्सा बन गया। उस वाक्य ने मुझे एक मजबूत इंसान बना दिया, मगर साथ ही साथ मुझे याद दिलाया कि जिंदगी के फैसले हमेशा आसान नहीं होते, और कभी कभी हमें इन जख्मों के साथ ही जीना पड़ता है। वो किसी होटल में
बुझे बुझे बैठा सिगरेट पी रहा था और बीमारी में झुलसा हुआ था। बीमारी तो अपनी जगह थी, लेकिन कम से कम वह ये गंदा धंधा तो नहीं करता। उसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा किया। वो सब लड़कियां। चलो, वक्त तो गुजर ही गया, आखिर अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।